डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास, प्यारे साथियों। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी आधुनिक राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपका जो पोल 306 के लिए यानी BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सेकेंड पेपर है पोल 306, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ आप चैनल को बिना शर्त के सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः किससे संबंधित था? तो यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः आपका बौद्धिक और सौंदर्यपरक था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? राजनीतिक, केवल आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाएं, कोई नहीं। तो भारत में पुनर्जागरण की जो मुख्य विशेषताएं थी वो थी आपकी राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिकागो संसद या विश्व धर्म संसद किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो जो शिकागो संसद है या विश्व धर्म संसद सम्मेलन है वो 1893 में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिकागो संसद ने के प्रचार प्रसार के लिए जमीन तैयार की अमेरिका और यूरोप में, यानी अमेरिका और यूरोप में किस चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए जमीन तैयार की शिकागो संसद ने? हिंदू धर्म, नास्तिकता, ईसाई धर्म या कोई नहीं। तो ये हिंदू धर्म को शिकागो संसद के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए एक जमीन मिली और यहीं से अमेरिका यूरोप में हिंदू दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रह्म समाज कठोर एकेश्वरवाद, बौद्धिक तर्कवाद के संश्लेषण पर आधारित है। उपनिषद का अद्वैतवाद और डैश के धार्मिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज एक और शक्तिशाली धार्मिक संगठन बना रहा। सामाजिक आंदोलन ने सफलतापूर्वक संघर्ष किया। यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो आर्य समाज है उस किस संदर्भ में सामाजिक आंदोलन के रूप में सफलतापूर्वक संघर्ष किया? तो 6 का ऑप्शन देखिए, भारतीय तर्क, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय राजनीतिक सुधार। तो भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जो आपका आर्य समाज है वो उसने अपना सफलतापूर्वक कार्य किया। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1816 में राजा राम मोहन रॉय ने एक आध्यात्मिक समाज की शुरुआत की जिसे धार्मिक और सामाजिक के लिए के नाम से जाना जाता रहा। किस नाम से? तो 1816 में राजा राम मोहन रॉय ने किसकी शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा उस संगठन का नाम था आत्मी सभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। और जो सती प्रथा थी किस अधिनियम जो 1833 का जो अधिनियम आया उसमें किस अधिनियम के रूप में थी? तो ये याद रखिएगा 15 और 2 17, यानी 17वें जो नियम है उसके तहत कब इसको समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सती प्रथा को समाप्त कब किया गया? 4 दिसंबर 1829 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजा राम मोहन रॉय को प्रसिद्धि दिलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? जो कि 20 अगस्त 1928 को का जो डैश 1830 में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो 1828 में 1828 होगा। ठीक, 1928 नहीं, तो 1828 को क्या हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा इस दिन
ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिससे राजा राम मोहन राय को बाद में 1830 तक उनको प्रसिद्धि दिलाई इस ब्रह्म समाज ने, और जो कि बाद में किस नाम से हो गई। चलिए 10 है, ज्योतिराव फुले थॉमस पेन की पुस्तक जिसका शीर्षक था किससे प्रभावित थे। थॉमस पेन की एक पुस्तक थी, उसका जो कौन सा शीर्षक था जिससे ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए। ज्ञानोदय, मनुष्य के अधिकार और मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य, तो मनुष्य के अधिकार से के शीर्षक से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय समाज की स्थापना वर्ण व्यवस्था पर हुई थी। फुले ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी, ठीक, और उन्होंने माना कि यह दावा धोखा देने के लिए किया गया था। किसके लिए चुनौती स्वीकार थी, किसको चुनौती दिया उन्होंने, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी, निम्न वर्ण को चुनौती दिया, ठीक, और निम्न वर्ण को धोखा देने के लिए ये व्यवस्था की स्थापना हुई है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि चुनौती दी जानी चाहिए किसको, तो निम्न वर्ण के द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा था कि स्वामी विवेकानंद तालाब नहीं जलाशय है, वह कोई घड़ा या घड़ा नहीं है। सुराही है, वह एक वास्तविक बैरल है, वह कोई साधारण 16 पंखुड़ी वाला कमल नहीं है, वह एक शानदार 1000 पंखुड़ी वाला कमल है। किसका कथन है, इतनी बड़ी बात स्वामी विवेकानंद के बारे में किसने कहा, तो श्री राधा कृष्णन के द्वारा श्री रामकृष्ण जी के द्वारा कहा गया, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक राष्ट्र की एक थीम होती है, बाकी सब गौण होता है। भारत का विषय धर्म क्या है, विषय धर्म है, सामाजिक सुधार और बाकी सब गौण है। यह कथन किसका है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि डैश के अनुसार जातीय संघर्ष से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा होगा जब निम्न को उच्च वर्गों के स्तर तक ऊपर उठाकर सुरक्षित किया गया, न कि उच्च वर्गों को निम्न स्तर पर लाकर। किसका कथन है ये, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 15 कि विवेकानंद ने स्वतंत्रता और समानता को भारत की प्राचीन वेदांतिक आध्यात्मिक से जोड़ा। किस दर्शन से जोड़ा, मनुस्मृति, गीता, बाइबल या अद्वैत, तो उन्होंने अद्वैतवाद से जोड़ा भारतीय दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 16 है, रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना कब की, यानी आर्य महिला सभा की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए 1881 में इसकी स्थापना की गई आर्य महिला सभा की रमाबाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रमाबाई ने अपनी पहली मराठी पुस्तक के माध्यम से उस समय के नारीवादी विमर्श में प्रवेश किया, जिसका शीर्षक क्या था, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ई, स्त्री धर्म नीति। क्वेश्चन नंबर 18 कि 1887 में रमाबाई ने डैश के साथ के एजेंडे के साथ भारत का पहला नारीवादी घोषणा प्रकाशित किया, और उसका क्या नाम था, नारियों की मुक्ति और सशक्तिकरण, और उसका एजेंडा क्या था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च जाति की हिंदू महिलाएं, उसका शीर्षक था। 19 है कि अपने अंतिम दिनों के दौरान रमाबाई के समाचार पत्र का क्या शीर्षक था, जिसमें लेख दिखाए जाते थे, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्ति प्रार्थना बेल। 20 है, रमाबाई के सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक उद्यम के दुखों का आलोचनात्मक विवरण था, जिसका सामना उच्च जाति की हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं को करना पड़ता था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होगा, तो इसका होगा उच्च जाति की हिंदू महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश में अनेक लोगों की राय को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त किया, किसने, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सावरकर। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, क्योंकि इसमें लगभग 100 MCQs हैं, जो कि आपके मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित हैं, इसलिए इसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको वीडियो को आराम से पढ़िए, देखिए, ठीक, और अपने ऑप्शंस मिला लीजिए।
और याद रखिए ये हम लोग पोल 306 के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका पेपर कल है। तो 22 है, वी.डी. सावरकर ने हिंदू के मूल सिद्धांतों को समझाने के लिए 1924 में किस नाम का पुस्तक लिखा या कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने 1924 में। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुत्व, जो उनकी फेमस पुस्तक है हिंदुत्व, याद रखिएगा सावरकर की पुस्तक है जिसका प्रकाशन उन्होंने 1924 में किया। क्वेश्चन नंबर 23, सावरकर की राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें अंग्रेजों का गुस्सा झेलना पड़ा और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। कहाँ से निष्कासित किया गया राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। ठीक। 24 देखिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बजाय किसमें सावरकर शामिल हुए? कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बजाय किस पार्टी में शामिल हुए? 24 का राइट आंसर होगा तिलकाइट डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदू राष्ट्रवाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदू राष्ट्रवाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हुए आपके वीर सावरकर, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थक था? एम.एन. रॉय, गांधी, सावरकर या गोखले? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सावरकर जो थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राजनीतिक के रूप में सही कहा है, सावरकर ने धर्म का राजनीतिकरण किया और धार्मिकता का परिचय दिया। किसका कथन है ये? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिर्मय शर्मा, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा कि गोखले एक महान राजनीतिक ऋषि, भारत के वित्त और शिक्षा और स्वास्थ्य स्वच्छता के महान चैंपियन थे? किसने कहा? जिन्ना या गांधी, नेहरू या कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने गोखले के बारे में उक्त कथन कहा था। तो ए राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। 29 देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत आधारित हिंदू मुस्लिम मतभेद आधिकारिक आख्यान बन गया। द्विराष्ट्र का निर्माण सिद्धांत आधारित हिंदू मुस्लिम मतभेद आधिकारिक आख्यान कब बन गया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई नहीं? तो द्विराष्ट्र के परिणाम जो देश बना द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत, उसका किसका निर्माण हुआ? तो याद रखिएगा पाकिस्तान का निर्माण हुआ द्विराष्ट्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 30, किसने तर्क दिया कि यूरोप में राजनीतिक और राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया आर्थिक उद्देश्य स्वाभाविक रूप से नैतिक रूप से अस्वीकार की विशेषताओं को लेकर आते हैं? राष्ट्रवाद का राजनीतिक रूप से आक्रामक और आर्थिक रूप से अतृप्त रूप जिसका प्रभाव पड़ता है। ठीक। किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 30 है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी, टैगोर महोदय। क्वेश्चन नंबर 31, डैश जिसे वह पश्चिम की भावना कहते हैं उसकी सराहना करते थे? कौन? तो ये थे आपके टैगोर, जिसे वह पश्चिम की भावना कहते थे और उसकी वकालत या सराहना भी करते थे। 32, सच्ची स्वतंत्रता की धारणा की तरह जिन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को भी उतना ही भ्रामक पाया, क्या यह दुनिया भर के व्यक्तियों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रतिकूल है? किसका कथन है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, बहिष्कार असहयोग के रूप में गांधीवादी रणनीतिक कदमों को अस्वीकार करना और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिन्होंने भारतीय नेताओं की भर्त्सना की, असामान्य तरीके से राष्ट्रवाद प्रलोभन का शिकार बनने के लिए गांधी जी भी शामिल हैं, देश की आज़ादी लड़ाई में असंगत कदम है। किसका कथन है ये? यानी बहिष्कार, जब उन्होंने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया या उसको मतलब कि समाप्त किया, तो उसी की आलोचना के स्वरूप टैगोर ने कथन कहा था। तो लेकिन किसके संदर्भ में कहा था? ठीक, टैगोर जैसे पटेल, नेहरू और सुभाष चंद्र ने इनका विरोध किया था। तो इसमें एक ऑप्शन जैसे पटेल है, ये कथन आपका पटेल का है। बड़ा व्यथित हुए थे ये लोग, क्योंकि इसमें लोग बहुत लोगों को विश्वास था कि असहयोग आंदोलन के बाद अब देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन अचानक गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे व्यथित होकर पटेल ने ये कथन कहा था। 34 देखिए कि राष्ट्रवादी नेताओं के लिए नुस्खा
नुस्खा नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष छेड़ना था। भारत में उनके शासन की प्रकृति अस्वीकार्य प्रकृति थी। डैश किसका कथन है कि राष्ट्रवादी नेताओं के लिए नुस्खा नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष छेड़ना था। अंग्रेजों के खिलाफ अमानवीय, अपमानजनक और नैतिक रूप से समझाने की कोशिश की भारत में उनके शासन की अस्वीकार्य प्रकृति को। 34 का राइट आंसर होगा कौन, किसका कथन था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी टैगोर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हितों के टकराव के बाद जिन्ना की राय थी कि उनमें कोई समानता नहीं है। किसमें, किन दोनों लोगों में समानता नहीं है? जिन्ना कहते हैं कि दोनों में समानता नहीं है। किस आधार पर कहते हैं जिन्ना? 35 का राइट आंसर हिंदू व मुस्लिम, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम हितों का टकराव होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कौन पूछता है, ठीक, कि यदि मुसलमानों को एक राष्ट्र माना जाता है तो वे कैसे रह रहे हैं 3 अलग अलग राज्यों में? एक कौन कौन से, यदि मुसलमानों को हम एक राष्ट्र मानते हैं, कौन पूछता है, ये कौन कहता है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश रह रहे हैं, अगर एक मानते हैं तो कैसे 3 अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं? तो किसने कथन कहा, ये किसने पूछा था? ये पूछा था आयशा जलाल ने। क्वेश्चन नंबर 37 कि टैगोर और गांधी के बीच जो बात समान थी वह यह था कि राष्ट्र पूर्णतः एक भारतीय लोगों के लिए अनुपयुक्त, भारतीय लोगों के लिए और पश्चिमी दुनिया के दृष्टिकोण से समरूपीकरण की ताकतों को ढीला छोड़ दिया गया था। तो 37 देखिए इसका राइट आंसर पश्चिमी राष्ट्र बनाम राज्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 38 टैगोर और गांधी के लिए डैश उखाड़ फेंके गए और अपसंस्कृति का एक उत्पाद है भारत में ब्रिटिश उपनिवेश इस बात के बारे में, कौन सा? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी समरूप सार्वभौमिकतावाद। 39 देखिए भारत की सभ्यतागत एकता में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में जिन्होंने इसकी सशक्त आलोचना की। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है किसके लिए? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एकरूपता के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो एटनबरो के द्वारा किया गया, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा गांधी फिल्म का निर्देशन किया गया था। आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए अपने जीवन में, गांधी फिल्म को एक बार जरूर देखें आप। 42 सुदूर में सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में कौन स्पष्ट था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात के क्षेत्र। कौन कहता है कि सुदूर सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में कौन अस्पष्ट था? 42 तो राइट आंसर होगा सी गांधी, ठीक, सी। चंपारण किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण किस राज्य में है, तो बिहार में है। 44 महात्मा गांधी के सामाजिक और राजनीतिक विचार उनकी गंभीर प्रतिबद्धता के परिणाम थे, भारत की विशिष्टताओं को प्रतिबिंबित करने वाले मुद्दों के साथ। तो कौन कौन से मुद्दे थे? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। 45 किसने कहा कि आत्म साक्षात्कार के नैतिक आधार के रूप में आत्मशुद्धि की आवश्यकता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी गांधी। क्वेश्चन नंबर 46 है गांधी ने 5 नैतिक सिद्धांतों का आह्वान किया, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, गैर अधिकार और ब्रह्मचर्य। इन नैतिक सिद्धांतों का पालन मनुष्य को शुद्ध करेगा और उसे डैश के बाद प्रयास करने में सक्षम बनाए। क्या? तो 46 का राइट आंसर होगा आत्म साक्षात्कार के बाद। 47 देखिए डैश का अर्थ है सभी अन्याय, उत्पीड़न और आदि के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग और शोषण के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध है। तो 47 का राइट आंसर होगा सी अहिंसा, बी राइट आंसर होगा
सी होगा सी, अहिंसा नहीं, ये सत्याग्रह होगा इसका राइट आंसर। सत्याग्रह का अर्थ है कि सभी अन्याय, उत्पीड़न, शोषण आदि के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल के साथ प्रयोग, तो इसका राइट आंसर सी होगा सत्याग्रह। 48 असहयोग, सविनय अवज्ञा और हिजरत, उपवास, हड़ताल कई तकनीकें हैं। किसके तकनीक है पूछेगा आपसे, ये निम्न जो है किस चीज़ की तकनीक हैं। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह के कौन कौन से तकनीक हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, उपवास और हड़ताल, ये सब सत्याग्रह की तकनीक है। प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बता दें कि ये हम लोग पोल जो 506 है, पोल 506 जो आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके तहत हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें क्रम से जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनको शामिल किया गया है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको नोट कर लें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें, ठीक। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। 49 है, डैश के अनुसार अहिंसा या अहिंसा सभी धर्मों का हृदय है। किसके अनुसार अहिंसा सभी धर्मों का हृदय है, तो ये है आपका गांधी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी के लिए गांव के सौर मंडल का सूर्य क्या है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांधी जी के लिए गांव के लिए जो सौर मंडल है उसका सूर्य क्या है, यानी गांव के लिए सबसे केंद्र में क्या है, तो है आपका खादी। क्वेश्चन नंबर 51, कि जिनका समाजवाद सदैव क्रियाशील रहा, मानवतावाद जिससे की रचना ऊर्जा काल की असुरक्षा की शक्तियों से मुक्ति चाहता है और रचनात्मक कार्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू। नेहरू का समाजवाद वास्तव में विचार की 3 अलग अलग धाराओं से संबद्ध था, यानी नेहरू के समाजवाद में कौन कौन सी विचारधाराएं शामिल थीं। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी, फेबियनवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, यानी जो गांधी जी का समाजवाद है उसमें फेबियन समाजवाद इंग्लैंड का, गांधीवाद और मार्क्सवाद तीनों शामिल है। 53, डैश के शब्दों में नेहरू ने न तो किसी एक समाजवादी का प्रतिपादन किया और न ही उसका समर्थन किया। तो 53 का राइट आंसर होगा सी, पीसी जोशी का कथन था ये। 54, किसने लिखा, धर्म को मैंने जैसा देखा वैसा ही व्यवहार में लाया गया और यहाँ तक कि विचारशील दिमागों द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया। यह हिंदू धर्म या इस्लाम या बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म था जिसने मुझे आकर्षित नहीं किया, ठीक। कौन सा, 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नेहरू। क्वेश्चन नंबर 55, आर्थिक रणनीति के में नेहरू का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र को प्रतिबंधित करने में कौन सा था। आर्थिकता की नीति में रणनीति की नेहरू का सबसे बड़ा योगदान क्या था। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजित आर्थिक विकास, जो प्लानिंग जो है ये सबसे बड़ा इनका योगदान था नेहरू का। नेक्स्ट है, नेहरू की अवधारणा निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं बल्कि प्रतिस्थापन थी। सहकारी सेवा को उच्च आदर्श द्वारा वर्तमान लाभ प्रणाली। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए, समाजवाद। नेहरू की जो समाजवाद थी वो निजी संपत्ति का उन्मूलन या समाप्त करना नहीं था बल्कि उसकी स्थापना करना था, क्योंकि भारतीयों में निजी संपत्ति बहुत कम थी। 57, हमें भारत को उसको उद्योगों को विकसित करने बदलने के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाना होगा। सामाजिक सेवाओं को विकसित करने के तरीके जिनका आज उसके पास सर्वथा अभाव है, ये किसने लिखा है। 57, ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन कहा गया श्री नेहरू के द्वारा। 58 देखिए, डैश ने किसने प्रमुख उद्योग और सेवाओं के राज्य के स्वामित्व पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें खनिज संसाधन, रेलवे, जलमार्ग, जहाज, सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन उसमें शामिल किए गए। किस अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों और सेवाओं से संबंधित राज्य के स्वामित्व पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव पारित कराया, किसने, किस अधिवेशन में। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन है कराची अधिवेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर, और जो नेहरू ने इस प्रस्ताव को पारित कराया था। हावड़ा षड्यंत्र मामले के संबंध में किसे कारावास की सजा सुनाई गई थी। सावरकर, दीनदयाल, एम.एन. रॉय या कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। इनसे हावड़ा षड्यंत्र केस में ये शामिल थे या इन पर आरोप लगा।
एम.एन. रॉय को किसके साथ काम करने का अनोखा गौरव प्राप्त था? याद रखिएगा, जो एम.एन. रॉय है इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। ठीक, 60 का राइट आंसर होगा मानवेंद्र नाथ राय एक ऐसे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की के साथ इन्होंने काम किया, और ये लेनिन से तो भिड़ भी गए थे, उन दोनों का बात नहीं बनी तो उन्होंने छोड़ के चले आए, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एम.एन. रॉय ने अपना राजनीतिक जीवन डैश के रूप में शुरू किया और अंत में एक उग्र मानवतावादी के रूप में किया? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उग्रवादी राष्ट्रवादी के रूप में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 62, एम.एन. रॉय ने अव्यवहारिक शिक्षा देने वाले प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में किसकी निंदा की? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीवाद की। क्वेश्चन नंबर 63, 1937 में एम.एन. रॉय ने अपने साप्ताहिक की डैश की स्थापना की जिसे बाद में रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम दिया गया? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत की 1937 में उन्होंने स्थापना की, जो पत्रिका थी स्वतंत्र भारत। 64, एम.एन. रॉय ने अहिंसा की गांधीवादी अवधारणा को उपशीर्षक बौद्धिक उपकरण माना, किसको छुपाने के लिए? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी, देश की पूंजीवादी शोषण को छुपाने के लिए एम.एन. रॉय ने अहिंसा को गांधीवादी अवधारणा को उपशीर्षक के नाम से क्या माना? एक बौद्धिक उपकरण माना। ठीक, इसलिए गांधीवाद के आलोचक थे। 65 है, मार्क्स को सामाजिक अन्याय की निर्दयी आलोचक कौन मानता है? निर्दयी आलोचक कौन मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 66 के किसके अनुसार मार्क्सवाद का भौतिकवाद हठधर्मितापूर्ण एवं अवैज्ञानिक है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय के अनुसार। 67, डैश किसके अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने व्यक्ति के अधीन कर दिया? तो ऑप्शन बी होगा एम.एन. रॉय। ठीक, 68, रॉय के अनुसार किसका? रॉय के डैश का केंद्रीय उद्देश्य प्रकृति के दर्शन को सामाजिक दर्शन के साथ समन्वित करना है, एक अद्वैतवादी प्रणाली के में दर्शन और नैतिकता के रूप में। तो याद रखिएगा 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कट्टरपंथी मानवतावाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म बोलते हैं इसको, उग्रवादी मानववाद। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एम.एन. रॉय का नवीन मानवतावाद का सिद्धांत किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक आदमी के इर्द गिर्द। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 कि एम.एन. रॉय को खत्म करने के पक्ष में थे। एम.एन. रॉय भारत में किसको खत्म करने के पक्ष में थे? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक थे एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 71 कि एम.एन. रॉय का काम डैश पश्चिमी विचार के इतिहास में पूर्ण योगदान है क्या? तो पश्चिमी राजनीतिक या पश्चिमी विचार में एक इनका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि उन्होंने स्वच्छंदतावाद और क्रांति की बात की। क्वेश्चन नंबर 72 इनमें से सबसे अपरंपरागत और मौलिक सिद्धांतकार किसे माना जा सकता है? भारत में समाजवादी विचारक के रूप में किसको अपरंपरागत और मौलिक सिद्धांतकार माना जा सकता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय को सबसे प्राचीन और अपरंपरागत मौलिक सिद्धांतकार माना जा सकता है। 73 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के महत्व की वकालत की। ठीक, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग। 74 इतिहास की प्रक्रिया पर विचार करते हुए राम मनोहर लोहिया अपनी प्रसिद्ध कृति में बताते हैं जिसका शीर्षक था कि इतिहास एक अनवरत चक्रीय क्रम में चलता हुआ प्रतीत होता है और वह चलता रहता है। तो 74 का राइट आंसर देखिए, तो इतिहास का पहिया, व्हील ऑफ हिस्ट्री। 75 राम मनोहर लोहिया के नए समाजवाद के सिद्धांत में क्या मूल तत्व थे? कितने मूल तत्व थे? 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए,
6 मूल तत्व थे। क्वेश्चन नंबर 76, लोहिया किसके प्रतिपादक थे? लोहिया आपके 76 तो विकेंद्रित समाजवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 77, लोहिया ने एक नई सभ्यता के रूप में किसकी वकालत की जिसे समाजवादी मानवतावाद कहा जा सकता है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन है समाजवाद। 78, अपने न्यू सोशलिज्म में लोहिया कहते हैं कि क्रांतियां हो रही हैं। आज संसार में हर जगह क्रांतियां हो रही हैं, समान, 5, 4 या कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समान। क्वेश्चन नंबर 79 है, राम मनोहर लोहिया ने विश्व की सभी समाजवादी पार्टियों से इस दृष्टि से सोचने का आग्रह किया कि प्रभावी विश्व संघ के माध्यम से इसकी स्थापना कैसे की जाए। 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी विश्व सरकार। ठीक। 80, भारत में समाजवाद का अभ्यास करने के इरादे से कौन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। 81, सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप जयप्रकाश नारायण को कारावास नासिक जेल में अन्य समान विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों को करीब ला दिया, जिसके बाद में अप्रैल 1934 के गठन में परिणत हुआ। किसके गठन में? 1934 में किसका गठन हुआ? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक। हालांकि मार्क्सवाद के प्रति उनका जुनून इतना प्रबल था कि 1936 में जेपी ने एक पुस्तिका प्रकाशित की। कौन सी पुस्तिका? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समाजवाद क्यों, यानी वाय सोशलिज्म। ये भी पूछ सकता है कि वाय सोशलिज्म पुस्तक किसकी है। ठीक, जेपी। क्वेश्चन नंबर 83, जयप्रकाश नारायण का अंतिम बौद्धिक हस्तक्षेप क्या था? उनका अंतिम बौद्धिक जो हस्तक्षेप था संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। इन संपूर्ण क्रांति से कौन संबंधित है? जेपी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा विकसित हुई? जो कि 1960 के दौरान में ये विचारधारा आई। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा से कौन संबंधित है? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा संबंधित है। 85, जेपी द्वारा संपूर्ण क्रांति के आह्वान का संदर्भ बढ़ते हुए प्रदान किया गया सरकारी मशीनरी के कामकाज में अधिनायकवाद का नेतृत्व किसका कथन है? ये किसके रूप में? 85 का राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी का जो अधिनायकवाद था उनके रूप में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 86 है, जयप्रकाश नारायण का सिद्धांत 7 क्रांतियों का मिश्रण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति को ही सप्त क्रांति भी बोलते हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। 87, किसका MA शोध प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त था? किसका MMA में शोध प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त था? 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी जवाब बी होगा BR अम्बेडकर। 88 देखिए, अंग्रेजों से अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने वाले अंग्रेजों से हुए आपके BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 89, डैश में किस वर्ष में अम्बेडकर ने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर बनाई? जो उनकी पहली पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना अम्बेडकर ने की किस सन में? 89 का राइट आंसर ऑप्शन है 1936 में। और क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट के स्थान पर नामक संगठन किस श्रमिक संगठन की स्थापना की? तो याद रखिएगा, इन्होंने अनुसूचित जाति महासंघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ठीक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अम्बेडकर के द्वारा किया गया, याद रखना आपको। 91 देखिए कि जिन्होंने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और इसके विकल्प पर काम करने का प्रयास किया। भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कमी और संवैधानिक अक्षमता इनकी अनुपस्थिति में लोकतंत्र प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ठीक, कौन थे ये? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अम्बेडकर या कोई नहीं? तो 51 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर हुए।
क्वेश्चन नंबर 92, अंबेडकर ने अपनी कृति शूद्र कौन थे हूँ वर शूद्रास इनकी पुस्तक है में ऋग्वेद का सटीक विश्लेषण किया, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की विशिष्ट व्याख्या मिली किसमें? 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी पुरुष सूक्त में। 93, अंबेडकर ने अपने मोनोग्राफ द अनटचेबल्स भी इन्हीं की रचना है कि मैं अछूतों के विचार को स्पष्ट शुरू किया, जिसमें हूँ वर शूद्र यानी वे कौन थे और अछूत क्यों बने, कब प्रकाशित हुई? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 94, इसका उद्देश्य जाति की शोषण प्रकृति को समझना और इसका विनाश का आह्वान करना है किसका? 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाति उन्मूलन का। क्वेश्चन नंबर 95 है, यह किसका विश्वास था कि सामाजिक मुक्ति के बिना दलित वर्गों की राजनीतिक मुक्ति का कोई मतलब नहीं था? ठीक, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या अम्बेडकर या कोई नहीं, तो सी राइट आंसर होगा अम्बेडकर। 96 देखिए, श्री नारायण गुरु एक महान संत और समाज सुधारक थे जो कार्डिनल के लिए खड़े थे। ठीक, किसके लिए? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनुष्य की एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के समर्थक कौन थे या इस विचारधारा से संबंधित कौन थे? तो श्री नारायण गुरु। 97 है, किस वर्ष में श्री नारायण गुरु ने शिवलिंगम की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा अविरूपम के पास की जिसने मूक सामाजिक क्रांति की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1888 में। क्वेश्चन नंबर 98, श्री नारायण गुरु नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था मुरकुट कुन्हापन के द्वारा। 99 है, श्री नारायण धर्म परिपालम योगम यानी SNDP योगम का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका 1903 में। और लास्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु ने दोनों का खंडन किया और कहा कि इसके अस्तित्व का कोई आधार नहीं है। ठीक, कौन किस का खंडन किया उन्होंने? तो वर्ण और जाति का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि इसका जीवन की योजना में कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पोल 506 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जिसको आपने सॉल्व किया। इसको 1-2 बार जरूर देखिए परीक्षा से पहले। ठीक, और चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर और भी जो कहीं से भी इम्पोर्टेंट मिले आप उसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।